हेलो बच्चों। तो आज के क्लास आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त और खास होने वाला है, क्योंकि आज हम कराने वाले हैं मॉडल पेपर 2022 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का, वो भी मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए। तो आज के क्लास से हम कंप्लीट कराने वाले हैं पूरे 4 मार्क्स। ध्यान से देखिएगा, 2 गुने 2 यानी कि 4 मार्क्स, यानी 2 ही प्रश्न करना है। एक प्रश्न होंगे 2 अंकों का। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आज का जो क्वेश्चन है वह सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। और एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, 15, 16, 17 और 18। अगर ये 4 प्रश्न अगर आप देख लेते हैं तो एक न एक क्वेश्चन तो फाइनल एग्जाम में आने ही है, क्योंकि मॉडल पेपर से कुछ प्रश्न जो है वह दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस 4 में से किन्हीं 2 प्रश्न का ही उत्तर देना है, लेकिन हमको सीखना है। पता नहीं इनमें से कौन क्वेश्चन पूछ दे, इस हिसाब से चारों क्वेश्चन कराने वाले हैं। बहुत प्यारा सा क्यूट सा आंसर देने वाले हैं, आपको सुनकर 110% मैं कहता हूं याद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समावेशी विकास क्या है? समावेशी विकास क्या है? बहुत लाजवाब क्वेश्चन। देखिए, समावेशी का मतलब होता है कि सभी चीज को ध्यान देते हुए, ठीक है ना, सभी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो विकास होता है वही समावेशी विकास है। लेकिन फिर भी इसको समझते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि समावेशी विकास का अर्थ ऐसे विकास से लिया जाता है जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हो। ध्यान से देखिएगा, समावेशी विकास का अर्थ ऐसे शब्दों में लिया जाता है जिसमें रोजगार के अवसर प्रदान हो, यानी सबों को रोजगार मिले, तथा जो गरीबी को कम करने में मदद करता हो, जो गरीबी को कम करने में मदद करता हो। इसमें अवसर की समानता प्रदान करना तथा शिक्षा और कौशल के लिए लोगों को सशक्त करना शामिल है। देखिए यहाँ पे एक बात है, इसमें अवसर की समानता, देखिए ध्यान से दीजिए, यानी इसमें सबों को समानता, अवसर की समानता मिलनी चाहिए, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, तथा शिक्षा कौशल के लिए लोगों को सशक्त करना शामिल है। अर्थात अवसरों की समानता के साथ विकास को बढ़ावा देना है। अवसरों की समानता, ये बड़ी चीज है जो लास्ट में जो लाइन है कि अवसरों की समानता के साथ विकास को बढ़ावा देना, ऐसे ही विकास को हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। अब अपने शब्दों में समझिए ध्यान से, ये तो आप देख लिए कि समावेशी विकास किसे कहते हैं। तो समावेशी विकास का अर्थ हुआ कि जिसमें विकास के अवसर प्रदान हो, जो गरीबी को कम करने में मदद करता हो, ठीक है ना। इसमें जो है कि विकास के अवसर जो है वह समानता प्रदान करता है, यानी सभी को, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, कौशल के क्षेत्र में हो। ऐसा विकास नहीं हो कि एक तरफ विकास कर रहा, दूसरी तरफ कोई चीजें डैमेज जा रही हो। तो इस तरह के विकास को हम लोग समावेशी विकास नहीं कहेंगे, यानी जिसमें सबो चीज को ध्यान में रखते हुए विकास होता है, उसी को समावेशी विकास कहते हैं। यही लाने कि अवसरों की समानता के साथ विकास को बढ़ावा देना ही समावेशी विकास है। आप इतना आप अगर समझ लिए तो इसको आप अपने शब्दों में आराम से लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब चलिए दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरी क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या अभिप्राय है? या आपसे पूछ देगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। तो ध्यान से देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आप कोटा वगैरह लाने जाते होंगे जिसमें आपको सरकार के द्वारा जो है एक उचित मूल्य पर जो है सभी को एक न के बराबर कॉस्ट लेकर के गेहूं चावल ये सब चीज दिया जाता है कोटा में। इसी को बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आइए इसको विशेष तरीके से समझते हैं। तो देखिए ध्यान से कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आशय उस प्रणाली से है जिसमें आवश्यक एवं उपभोक्ता वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से इस प्रकार वितरित किया जाता है कि यह वस्तुएं सभी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर और उचित मात्रा में प्राप्त हो सके। ध्यान से देखिएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्यों कहा गया है? इसमें सभी को सार्वजनिक तौर पर, यानी जिसके परिवार में जितने मेंबर हैं सबको बराबर बराबर जो है
अनाज या जो भी जरूरत की चीजें है। देखिए एक चीज यहाँ पे लिखा गया था, आवश्यक एवं उपभोक्ता वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से, सबको एक जैसा सार्वजनिक रूप से उचित मात्रा में, उसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया गया। आप जानते हो कि एक व्यक्ति को कितना चावल देना है, कितना केजी गेहूं देना है महीने में, उसका एक ध्यान से देखिएगा मात्रा दिया हुआ रहता है, मात्रा प्राप्त हो सके। इसमें मध्यस्थों के लाभ की मात्रा और वस्तुओं के विक्रय मूल्य सरकार द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। उसमें जो भी विक्रय मूल्य जो भी लिया जाता है, 2 रुपया 4 रुपया जो भी चीज, उसका जो मूल्य कौन निर्धारित करता है? सरकार करता है। बच्चों समझ में आ रहे ना मेरी बात? इसको खाली ध्यान से सुन लो, आप अपनी भाषा में, मेरा विश्वास है कि एग्जाम में जरूर लिख देगा। अपनी भाषा में लिखना है, केवल यहां से कॉन्सेप्ट सीखिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली होता क्या है, और फिर इसको अपने हिसाब से जैसे आप समझते हो उस हिसाब से कॉपी पे एक्सप्लेन कर देना है। यकीन मानिए पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या अभिप्राय है। तो देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आज से उस प्रणाली से है जिसमें आवश्यक एवं उपभोक्ता वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से इस प्रकार वितरित किया जाता है। वितरित मतलब बांटना, दिया जाता है, वितरित किया जाता है कि यह यह वस्तु है सभी उपभोक्ता को, जितने भी यूजर है सभी को उचित मात्रा में और उचित मूल्य पर, ध्यान से देखो, उचित मूल्य पर और उचित मात्रा में प्राप्त हो सके, यही आपका जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अभिप्राय है। इसमें जो है मध्यस्थों के लाभ की मात्रा और वस्तुओं के विक्रय मूल्य सरकार निर्धारित करती है। तो आई होप कि आपका सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 यानी थर्ड की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ओए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय पूंजी बाजार में किन वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन समझिए कि भारतीय पूंजी बाजार में किन वित्तीय संस्था यानी कौन कौन से वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है। तो याद रखिएगा कि भारतीय पूंजी बाजार में, याद रखिएगा, वित्तीय बाजार, ये पहला, मुद्रा बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, क्रेडिट बाजार, वित्तीय मध्यस्थता और वित्तीय प्रपत्र, ये सभी के सभी वित्तीय संस्थाओं में शामिल किया जाता है। जितनी चीज बताए याद रखना, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वित्तीय बाजार, मुद्रा बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, क्रेडिट बाजार, वित्तीय मध्यस्थता, वित्तीय प्रपत्र, ये जितनी चीजें बताया ये सब भारतीय पूंजी बाजार में वित्तीय संस्थाओं के रूप में इन सबको शामिल किया जाता है। याद हुआ कि नहीं? जब भी क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय पूंजी बाजार में किन संस्थाओं को शामिल किया जाता है, बस आपको 3-4 जो हमने नाम बताए, वित्तीय बाजार, मुद्रा बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, क्रेडिट बाजार, वित्तीय मध्यस्थता, वित्तीय प्रपत्र, बस ये सब लिख देना है। आपको हर हाल में पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए इसमें से कोई 2 प्रश्न के ही जवाब देना है, लेकिन क्या पता कि इसमें से कौन क्वेश्चन आपको मैट्रिक परीक्षा 2022 में सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स में आपको मिल जाए, इसीलिए मैं पूरा क्वेश्चन कराया हूं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ध्यान रखना बच्चों, अपने उत्तर में लिखना कि वैश्वीकरण से या वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व के विभिन्न, ध्यान से देखिए, वैश्वीकरण मतलब विश्व, पूरा दुनिया, विश्व के विभिन्न समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। वैश्वीकरण का अर्थ यही होता है, तात्पर्य यही होता है कि विभिन्न समाज, जो अलग अलग समाज है और जो विभिन्न अर्थव्यवस्था है, सबों को एक कर दिया जाता है, यही एकीकरण कर दिया जाता है, यही आपका जो है विश्व वैश्वीकरण है। याद रहेगा, मतलब ये कॉमन सेंस है, सिर्फ लिखना कि वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व के विभिन्न समाज यानी पूरी दुनिया में जितने समाज है और विभिन्न अर्थव्यवस्था सबको एक किया जाता है। ये ठीक है ना, वित्तीय अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण का अर्थ तो आप जानते हैं, एकीकरण से है। और आगे लिखना कि यह उत्पादों, विचारों, दृष्टिकोणों, विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं,
आदि के आपसी विनिमय के परिणाम से उत्पन्न विचार है। ये एक लाइन आप लोग नहीं समझे, ध्यान से देखिए। यह उत्पाद विचार, जब लोगों का थॉट मिलता है, सबका बहुत सारा का जब दृष्टिकोण एक जैसा हो जाए, विभिन्न सांस्कृतिक, ठीक है ना, अलग अलग संस्कृति है लेकिन जब एक हो जाए पहलुओं और आदि के आपसी विनिमय, जैसे कि उसका संस्कृति कुछ और है, मेरा संस्कृति कुछ और है, उसका विचार मेरा विचार अलग अलग है, लेकिन इन सब के बावजूद विनिमय के परिणाम, यानी हम एक दूसरे में विनिमय करते हैं, उसकी संस्कृति को समझते हैं, वो भी हमारी संस्कृति को समझते हैं, वो हमारे विचार को समझते हैं, मैं भी उनके विचार को समझता हूं, तो इसके परिणाम से ही वैश्वीकरण उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। इसके कारण विश्व में विभिन्न लोगों, क्षेत्रों एवं देशों के मध्य अंतःनिर्भरता में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, इसके कारण जो है वैश्वीकरण के कारण विश्व के विभिन्न, ध्यान से देखिए, विश्व के विभिन्न लोग जो है, क्षेत्र जो है, देश जो है, उस सब के बीच जो है मध्य निर्भरता वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, अपनी भाषा में समझ लो, ठेठ भाषा में, कि वैश्वीकरण का अर्थ यही होता है कि विभिन्न समाज और विभिन्न अर्थव्यवस्था को एक किया जाता है, उसमें लोगों का विचार, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, उसके संस्कृति, ध्यान से देखें ना, और उसके दृष्टिकोण, नजरिया जो है देखने का, वो ये आदि जो है आपसी विनिमय से, ठीक है, विनिमय का अर्थ समझते हैं ना, अदला बदली, आदान प्रदान, विनिमय का अर्थ यही होता है, आदान प्रदान करने से इस तरीके का वैश्वीकरण उत्पन्न हुआ। और आज इसी के कारण जो है कि पूरे दुनिया के जो लोग हैं या जो क्षेत्र है या देश जो है, उसमें मध्य निर्भरता स्थापित हुई और वृद्धि हुई है, ठीक है ना, सब एक दूसरे को कोऑपरेशन करते हैं और सब एक दूसरे से लिंक है, यही वैश्वीकरण है। आई होप कि बच्चों ये 4 क्वेश्चन आपको याद हो जाए, ये चारों क्वेश्चन याद करके जाना है, एग्जामिनेशन हॉल में निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो या यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।